जब आप वास्तविकता की बात करेंगे तब आरजेडी आउट रहेगी और सच में इंडी अलायंस समाप्त हो चुका है। 1990 में आप 71 सीट पे थे जब अकेले लड़े, 1995 में 29, 2000 में 23 सीटों पे आ गए। शिंदे जी जो उनके साथ उछल के भागे थे अपने लोगों को धोखा कर दे करके, वो अपाहिज बने पड़े हुए अपने गांव में हैं। फरवरी 2005 में 10 ही सीट हुआ, फिर अक्टूबर 2005 में दोबारा इलेक्शन हुआ तो 9 सीट पे आ गए। लालू यादव जी कांग्रेस को जो उठा कर देते थे, कांग्रेस को मानना पड़ता था और वही स्वीकार करना पड़ता था और स्वीकार्यता के साथ जनता के बीच में जाना पड़ता था। लगातार 1990 के बाद से डिक्लाइन पे जा रहे हैं, तब फिर आप लोगों ने फैसला किया 2015 में गठबंधन के साथ आए और बाद में उनको नोटिस भेज रहे हैं कि पैसा वापस करो, वोट तो तुमने दे दिया, अब तुम्हारा काम नहीं, पैसा वापस करो। तो वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान के बयान ने हड़कंप मचा दिया है, महागठबंधन पर सवाल उठा दिया है। चलिए इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, पहले उनसे तारुफ करा लेते हैं। खालिद अमीन साहब हैं कांग्रेस से और राहुल आनंद जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। हालांकि आरजेडी से भी हमने कोशिश की थी कि उनके भी प्रवक्ता यहाँ होते, अपनी बात रखते, लेकिन उन्होंने इस टॉपिक पे डिबेट करने से मना कर दिया। चलिए खालिद जी, जैसा कि आप ही के वरिष्ठ नेता का बयान है, उन्होंने सुझाव दिया है, अपनी राय रखी है, ऐसा क्या हो गया कि 1 लाख चलो की राह पर पार्टी के नेता कह रहे हैं आखिर चुनाव में तो जीत हाथ लगी रहती है? देखिए, ये जीत हार से इसका कोई मतलब नहीं है। जब इलेक्शन के बाद समीक्षा की बैठक हुई और उसमें जो बातें खुल के आई, उसमें जो भी बातें आई उसी को हमारे वरिष्ठ नेता कह रहे हैं। और अगर टटोला जाए तो कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि हम लोग अगर अपने संगठन पे काम करें और पूरी तरह से उस पे लगे रहें तो हम लोग कुछ अचीव कर सकते हैं, हमारे लिए ग्राउंड बड़ा हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब उन्होंने तो एक बात कही कि इस तरह से हम लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व को कहा है, तो वो तो हमारा हक है, हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को कह सकते हैं और हम कहना भी चाहिए हमको जो ग्राउंड पे लगता है। और इलेक्शन जो होते हैं, ये जो गठबंधन होता है वो विपक्ष का तो चुनाव तक ही होता है। पक्ष वालों को चूंकि वो जो सरकार में आ जाते हैं उनको कार्यान्वयन करना होता है, जो भी वो वादा किए हैं, तो उनको एक दूसरे से ज्यादा मतलब संगठित होकर के काम करना पड़ता है। अब विपक्ष के लिए तो है कि अब तो आपके लिए खुला मैदान है। अब हमें जो हम इन्होंने जो वादे किए हैं और उसको अगर ये पूरा करने में कहीं पे ये दिक्कत करेंगे तो हमारे लिए सड़क से लेकर संसद तक का रास्ता है। हम आंदोलन के जरिए इसको आवाज उठाएंगे और विभिन्न माध्यमों से उठाएंगे। कभी हम पार्टी बेस पे अकेले उठाएंगे, कभी विपक्ष के सारे गठबंधन के लोग मिलकर उठाएंगे। ये हमेशा से होता आया है और होता रहेगा। लेकिन खालिद जी, जिस तरह से विरोधी पार्टियां आपकी बीजेपी हो या जेडीयू हो बोलती रहे कि ये बेमेल का गठबंधन है, तो इस बात से तो ये साबित हो रहा है ना कि आप लोगों ने बेमेल का गठबंधन किया। नहीं, बेमेल का कोई गठबंधन नहीं होता है। गठबंधन हुआ, हम इलेक्शन में गए, हमने इलेक्शन लड़ा, पूरी ईमानदारी से लड़ा, सारे वर्कर सारे पार्टी के एकजुट रहे और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मांझी जी ने उसको सर्टिफाइड कर दिया कि वो किस तरह से जीती जाती है। चलिए ठीक है। राहुल आनंद जी, आप लोग जो कहते रहे हैं महागठबंधन को लेकर, अब तो आपसी मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। फिरोज जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है और जहां तक सवाल उठता है महागठबंधन के लोगों को, तो मैं आपको कुछ संदर्भ इतिहास के कुछ पन्ने को पलटने की आवश्यकता है। सबसे पहले शुरू करते हैं जब लोकसभा होता है, उसके बाद जब तेजस्वी यादव जी का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि महागठबंधन लोकसभा में ही था और विधानसभा में हम अलग रहेंगे। और उसके बाद उनके अंदर मतभेद शुरू हो गए थे। जब आपको ध्यान में होगा कि जब जाति जनगणना आया था, उस चीज को कटघरे में खड़ा कर दिया था राहुल गांधी जी ने, यानी कि एक कंफ्यूजन का दौर खड़ा हो गया था। और शायद राहुल गांधी जी इस बात को भूल गए थे कि जब ये जातीय जनगणना हुआ था उसमें सरकार किसकी थी और वो सरकार में कौन लोग बैठे थे। पहली बात, वहां से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। उसके बाद फिर शुरू होता है जब गठबंधन, जब विधानसभा में जब तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है कांग्रेस की, तो तेजस्वी यादव जी एक पिछलग्गू की तरह लगातार राहुल गांधी के पीछे चलते रहे वोट अधिकार यात्रा को लेकर। और उन्होंने कहा कि हम ये पीएम सीएम की रैली है और पीएम बनाने के लिए हमेशा हर जगह राहुल गांधी जी को वो प्रोजेक्ट करते रहे, लेकिन राहुल गांधी जी ने कभी भी तेजस्वी यादव जी को सीएम के लिए कभी प्रोजेक्ट नहीं किया। यानी कि कहने का मतलब ये था कि दूसरी खाई वहां खुल गई।
तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जब लोगों में के बीच में जब आपसी मतभेद जब बढ़ने लगे, जब सीटों को लेकर जब फाइट बढ़ गई, तो उसको आगे चलकर उनका नाम दे दिया गया, फ्रेंडली फाइट का नाम दे दिया गया। जब जाकर 10 जगह पे जब आमने-सामने महागठबंधन के लोग लड़ने लगे, तो निश्चित रूप से ये महागठबंधन अब नहीं रह पाया। महामिट गठबंधन अब बन गया है, क्योंकि अब वो मिटता जा रहा है। और दूसरी जो एक सबसे अहम बात ये रही थी कि ये सब लोग एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा स्थापित कर रहे थे और एकजुटता का परिचय तक नहीं दे पाए जनता के बीच में। किसी को सीएम बनना था, किसी को डिप्टी सीएम बनना था और किसी को मंत्रालय का विभाजन करना था। यानी कहने का मतलब कि मजबूती के साथ, जो अभी हमारे खालिद भाई साहब एक बात को कह रहे थे कि चुनाव कैसे जीतते हैं, तो अगर अपवाद की बातों को हटा दिया जाए, अगर व्यक्तिगत चीजों को अगर बात करें, व्यक्तिगत बयानबाजी को अगर हटा दिया जाए, तो जनता ने इनको नकार दिया। जनता ने कैसे नकारा? जब वो वोट अधिकार यात्रा को लेकर चले थे, तो उस समय भी ये चीज क्लियर हो गई थी। लेकिन आज जो हम चर्चा का जो विषय रखे हैं कि कांग्रेस को आरजेडी की कितनी जरूरत है, मैंने पहले भी कहा था, जैसे कि मैंने कहा कि इतिहास के पन्ने को उठाकर देख लेने की आवश्यकता है, तो मैं पहले भी कहता था कि ये चुनाव 2025 इसलिए हो रहा है क्योंकि 2030 में कांग्रेस को आरजेडी के साथ नहीं लड़ना है। शायद इसीलिए आज ये आंख दिखाने की कोशिश कर रही है, जो पिछलग्गू पार्टी थी आरजेडी की, पहले राहुल गांधी जी, माफ कीजिएगा, लालू यादव जी कांग्रेस को जो उठा कर देते थे, कांग्रेस को मानना पड़ता था और वही स्वीकार करना पड़ता था और स्वीकार्यता के साथ जनता के बीच में जाना पड़ता था। लेकिन 2020 में क्यों हारे, उसके पीछे कांग्रेस थी। 2025 क्यों हारे, उसके पीछे भी कांग्रेस नजर आ रही है। तो ये जो आपसी सम्मान देने की जो योजना बनाई जा रही है, इनके तहत जो माँ बहन योजना इन्होंने बनाया था, उसमें एक दूसरे को सम्मान देने वाली योजना है। इसीलिए आज कांग्रेस का एक बयान आया है कि हमको अलग ही रह के रहना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात और समझना है कि मुस्लिम का चेहरा कौन होगा। चाहे एमवाई समीकरण पे आरजेडी लड़ती है, एमवाई समीकरण की पक्षधर कांग्रेस भी रही है और एमवाई समीकरण के पीछे ओवैसी भी पड़े रहते हैं। अब यहाँ पर मुस्लिम का चेहरा सबसे बड़ा कौन होगा, उनका गोलबंदी कौन करेगा, उनका पोलराइज कौन करेगा वोट का, और ये वोट अगर टूटेगा तो किसको जाकर फायदा होगा, ये कांग्रेस आज समझने की स्थिति में शायद नहीं आ पा रही है और आरजेडी इस चीजों को भुनाने का प्रयास कर रही है। आपने जैसे कि चर्चा की शुरुआत में भी कहा फिरोज जी कि आरजेडी का कोई व्यक्ति नहीं आ पाया, क्योंकि आरजेडी आजकल हमेशा बॉयकॉट कर रही है उन मुद्दों को। जब आप सदन में प्रतिपक्ष के नेता की बात करेंगे तब आरजेडी आउट रहेगी, जब आप वास्तविकता की बात करेंगे तब आरजेडी आउट रहेगी। और सच में इंडी अलायंस समाप्त हो चुका है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने एसआईआर का समर्थन कर दिया, एसआईआर का समर्थन कर दिया और अपने लोगों को उन्होंने भेज दिया कि जाइए जाके बूथ स्तर पे बीएलए के साथ मिलकर चीजों को भरवाइए। यानी कि बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सब एक रणनीति बनाई जा रही थी, फिर से एक ऐसे व्यक्ति को रिलॉन्च करने के लिए जो उस चीज को डिजर्व ही नहीं कर पा रहा है। चलिए एक बात और अभी 4-5 साल कोई चुनाव नहीं होने हैं, 4-5 साल अभी कोई चुनाव नहीं होने वाले हैं, तो ये टीएमसी से भी अलग होंगे, क्योंकि कांग्रेस टीएमसी को भी बंगाल में आंख दिखाने जा रही है और ये आने वाले समय में पता चल जाएगा आपको। चलिए खालिद जी, बीजेपी का कहना है कि आप क्षेत्रीय पार्टी को महत्व नहीं देना चाहते और ये बेमेल जो है चुनाव के दौरान भी दिखा और आगे की रणनीति भी आपकी यही है, बंगाल में भी यही कुछ होने वाला है। हाँ, वो राहुल जी बोल रहे थे इतिहास की किताब और उसके पन्ने पलटने के, तो मुझे भी याद आ रहा है कुछ इतिहास के पन्ने। राज ठाकरे कराह रहे हैं और उद्धव ठाकरे का तो अता पता भी मिट गया। शिंदे जी जो उनके साथ उछल के भागे थे, अपने लोगों को धोखा कर दे करके, वो अपाहिज बने पड़े हुए अपने गांव में हैं। तो इतिहास के पन्ने खंगालने जाइएगा राहुल जी, तो बहुत ज्यादा मतलब कि अजीबोगरीब पन्ना आपके पास है इतिहास का। आपने तो उन सारी पार्टियों को, बहुत सी पार्टियों को तो खत्म कर दिया, पूरी तरह से उनका अस्तित्व मिटा दिया। पिछली बार के इलेक्शन में चिराग पासवान जी दौड़े चल रहे थे आपको छोड़ कर करके, अकेले चुनाव लड़ रहे थे। इतिहास का पन्ना मत पलटिए, बहुत दागदार इतिहास है। और रही बात चुनाव के परिणाम की, तो उसके लिए सर्टिफाइड कर दिया है जीतन राम मांझी जी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, अभी आपके केंद्रीय मंत्री हैं, इंपॉर्टेंट मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो जीत और हार को हम लोग बहुत ज्यादा अपने ऊपर लेकर के नहीं चल रहे हैं। आपने जो भी वादा किया है वो हम उसके पीछे पड़े हैं।
जैसे आपने 10,000 रुपया भी आपने इलेक्शन के समय औरत के साथ मर्दों को भी देने का काम किया, और बाद में उनको नोटिस भेज रहे हैं कि पैसा वापस करो, वोट तो तुमने दे दिया, अब तुम्हारा काम नहीं, पैसा वापस करो। जैसा पार्टी के साथ करते थे वैसा वोटर के साथ भी आप कर रहे हैं। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि आप और क्या क्या करते हैं और क्या क्या करामात निकल के आते हैं, वो भी देख रहे हैं। नीतीश जी के भी हालात हम लोगों को नजर आ रहे हैं, कभी उनका बेटा लॉन्च होगा, कभी नहीं होगा, कभी ये होगा, कभी वो होगा, कभी उप मुख्यमंत्री बनेगा, कभी मुख्यमंत्री अलग अलग सूत्रों से आप लोग खबर लीक करवा रहे हैं, वो भी हम लोग देख रहे हैं। तो अभी तो देखने का दौर है। हम लोग रिजल्ट को बहुत ज्यादा लेके चल नहीं रहे हैं, रिजल्ट हमको पता है कि कैसे हासिल हुआ आपको। चलिए राहुल जी, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ आपने भी वही किया, इनका कहना है, और जो नजर आ रहा है आपका खुद बिहार में गठबंधन में मांझी, आए दिन केंद्रीय मंत्री मांझी जी का ऐसा बयान आता रहता है। फिरोज जी, जो खालिद भाई ने जो बात कही, और निश्चित रूप से खालिद भाई ने इस चीज को बताया कि आप एनडीए गठबंधन में लोगों को कैसे लेके चलते हैं। इसके पीछे कांग्रेस के लोगों ने ही तर्क दिया है। अभी दिग्गी राजा दिग्विजय सिंह जी ने अभी एक ट्वीट किया था, और कांग्रेस का स्थापना दिवस के ठीक 1-2 दिन पहले की बात है, और उन्होंने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस से इस चीज को सीखना चाहिए कि संगठन कैसे चलता है और लोगों को कैसे लेकर चलते हैं। ये आप ही के नेता का, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनका बयान रहा है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि चलेंगे साथ मिलकर, चले थे साथ लेकर का जो टॉपिक है, उस पे हम लगातार आए हैं और हमने इस चीज को प्रूफ किया है। जो लोग हमसे अलग हुए हैं, वो उन लोगों ने भी अपने को आंकना, क्योंकि देखिए लोकतंत्र की एक सबसे अच्छी परिभाषा ये होती है कि कोई भी किसी के खिलाफ लड़ सकता है, और चिराग पासवान जी भी अगर लड़े तो उनको भी पता चला कि उनकी क्या क्षमता है। लेकिन जब एकजुटता का परिचय देते हुए लड़े तो उनको भी पता चला कि एकता में क्या ताकत है। आपके साथ जब भी कोई लोग एकता में आते हैं, एक साथ आते हैं, तो वो आपके टूटते जाते हैं, छूटते जाते हैं और फूटते जाते हैं। यानी कि 4 चीज पे जो आपकी राजनीतिक आधारी है, वो ये है कि लटकाएंगे, अटकाएंगे, भटकाएंगे, और ज्यादा कुछ होगा तो जाति उन्माद फैलाएंगे। आपने जो बात की उसी संदर्भ पे आते हैं। देखिए कैसे आप अपने बिछाए हुए जाल में फंस गए। लोकसभा के सदन में जब चर्चा चल रही थी चुनाव आयोग को लेकर, यानी कि जब एसआईआर को लेकर चल रहा था, वोट चोरी को बात लेकर चल रही थी, यहाँ एक चीज फिरोज जी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ खालिद भाई को, कि चुनाव आयोग इसलिए जवाब नहीं दे पाता है क्योंकि वो सदन का व्यक्ति नहीं है, इसलिए। और जब भी आपने जबरदस्ती जब चर्चा की थी, तो जब माननीय गृह मंत्री जी ने जब चर्चा के दरमियान कहा था कि सबसे पहले वोट चोरी कौन किया था, सबसे पहले देश का प्रधानमंत्री किसको बनना था, उस समय पता चला। इमरजेंसी के दौरान वोट चोरी किसने किया था, ये पता चला। तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये हमने प्रूफ किया है। अब रही बात कि अगर एनडीए के गठबंधन में लोग अगर एनडीए को वोट देते हैं सर, तो मुझे एक बात बताइए, अभी आप एक चर्चा की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, लगभग 45 दिन कंप्लीट हो गए। 14 नवंबर को जब सरकार बनी थी, 14 नवंबर के बाद आपने केवल बयानबाजी किया। आपने से कोई जाकर चुनाव आयोग के पास गया, चुनाव आयोग से मांगा, चुनाव आयोग से जो रिकॉर्ड होते हैं सीसीटीवी में जो सारी चीजें वो मांगी गई। कोई हाई कोर्ट गया, कोई सुप्रीम कोर्ट गया, कोई कहीं नहीं गया, सिवाय इसके इस सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको कान पकड़कर तमेचा लगाया और कहा कि आश्चर्य है इस बात का कि आप यहाँ जितना बयानबाजी कर रहे हैं, यहाँ लाकर जितनी दलीलें प्रूफ कर रहे हैं, आप 100 ऐसे लोगों को लेकर आइए, अगर निष्पक्षता नहीं रहेगी तो अभी उनको हम आउट करेंगे। नाम कट गया एसआईआर के दरमियान, किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है, और बंगाल में कट रहा है। तो आज आप वहां पे भी कंफ्यूजन के हालात में है कि आपको कहना क्या है। मैं ये मानता हूं कि सदन की आत्मा प्रतिपक्ष नेता में, यानी कि जो विपक्ष है उसमें सदन की आत्मा विराजमान होती है, और विपक्ष ही अगर दिशा भ्रम रहे तो वो देश को या फिर जनता को या फिर सरकार को क्या दिशा दिखा सकता है, क्या दिशा बता सकता है। चलिए ठीक है। खालिद जी, एक बात ठीक है, आप बात कर रहे हैं एनडीए की, एनडीए बात कर रहे हैं महागठबंधन की, लेकिन आपके नेता जो दावा कर रहे हैं कि अब एकला चलना होगा कांग्रेस को, और बिहार में इससे अच्छी स्थिति होती है अगर हम अकेले चलते। कुछ आंकड़ा हम देख लेते हैं, जैसे 1990 में आप 71 सीट पे थे जब अकेले लड़े, 1995 में 29, 2000 में 23 सीटों पे आ गए, फरवरी 2005 में 10 ही सीट हुआ, फिर अक्टूबर 2005 में दोबारा इलेक्शन हुआ तो 9 सीट पे आ गए, यानी 2010 में आप 10 सीट पे थे जब अकेला चलो की बात हो रही है तो। लेकिन जब आप लगातार 1990 के बाद से डिक्लाइन पे जा रहे हैं, तब फिर आप लोगों ने फैसला
फैसला किया 2015 में गठबंधन के साथ आए और पहले से स्थिति बेहतर हुई। तो क्या आधार है कि आप तो पहले ही 1990 से लगभग 15 साल आपकी स्थिति अकेला चलो में काफी खराब रही, तो फिर आगे आप किस तरह से बिना गठबंधन के बढ़ सकते हैं? देखिए, बिना गठबंधन के और गठबंधन का या किसके साथ कब क्या गठबंधन होगा उसका फैसला चुनाव के समय होता है। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव में हम लोग एक बार अखिलेश जी के साथ लड़े थे, हमें वो रिजल्ट नहीं मिला। फिर हम लोग अलग हुए, हम लोगों ने अपने संगठन पे काम किया और इसका नतीजा हुआ कि इस बार इलेक्शन में आधी सीट पे हम लोग जीत पाए लोकसभा की, यूपी की। तो अकेला चलना और साथ चलना दोनों हालत में डिसीजन जो है वो गलत नहीं हो सकता, दोनों को सही और गलत दोनों ठहराया जा सकता है। लेकिन अगर आपको 5 साल, जैसा कि राहुल जी बोल रहे थे कि टाइम है हमारे पास, तो हमें अपने संगठन पे काम करने के लिए इंडिविजुअलिटी पे अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और संगठन में तभी लोग आपके साथ टिकेंगे या मेहनत करेंगे जब उनको लगेगा कि भाई हमको चुनाव लड़ने का, क्योंकि चुनाव जो है किसी भी कार्यकर्ता का सपना होता है, मौका मिल सकता है। अगर हम 10, 20, 30, 40, 50 सीट पे ही लड़ेंगे तो बाकी सीटों पे हम अपना कार्यकर्ता और अपना बेस कैसे खड़ा करेंगे? तो फिर जब चुनाव आएगा तब हम उस वक्त डिसाइड करेंगे। और रही बात, हम भी गठबंधन टूटा कहाँ है, पहले तो मुझे ये बताइए कि अभी गठबंधन टूटा नहीं है। गठबंधन में हमको कांग्रेस को क्या करना चाहिए, कांग्रेस के भीतर की आवाज है, मीडिया में आ रही है, लोग उसको खबर बना रहे हैं और लोगों तक हम भी मैसेज, एक मिनट पहले तो हम भी मीडिया के मीडियम का उपयोग कर रहे हैं उस मैसेज को अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए कि आप आइए और जुट करके हम लोग काम करें और संगठन को और ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाएं। नहीं, लेकिन खाली जैसा एक चीज है कि आप 5 साल काम करते हैं, अभी भी 2020 के बाद भी काफी कम सीटें आई थी, उसके बाद आप लगातार आपके संगठन के लोग काम कर रहे थे, कार्यकर्ता काम कर रहे थे, तो क्या आला कमान तक आप ये मैसेज दिखाने में आप लोग सक्षम नहीं रहते हैं कि चुनाव से पहले कि हम अकेले, कॉन्फिडेंस वो नहीं रहता कि अकेले हम बेहतर कर सकते हैं, कि गठबंधन करना पड़ता है चुनाव से पहले और जब रिजल्ट आता है तो फिर वही मांग दोहराई दी? नहीं, ऐसा नहीं है। गठबंधन जो है वक्त की जरूरत है। आप देखिएगा कि लोकसभा चुनाव में जब भाजपा इतना कॉन्फिडेंस थी कि हम 400 से ज्यादा सीटें अकेले जीतने जा रहे हैं, उस वक्त भी मोदी जी ने वो छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन किया जिसका अस्तित्व शायद नहीं ना के बराबर था। क्योंकि गठबंधन एक ऑरा बनाता है, एक पैकेज डेवलप करता है, एक बेस पैकेज बनाता है कि हाँ भाई हम ये सारे लोग इस तरह से। और रही बात कांग्रेस किसी MY समीकरण के बदौलत नहीं चलती है। कांग्रेस का समीकरण है सारे लोगों को साथ लेकर के, सारे लोगों को सम्मिलित करके लेके चलने का, क्योंकि कांग्रेस ने शुरू से ही ऐसा ही किया है। चाहे आजादी के बाद की पहली सरकार आप देख लीजिए, वहां भी हर तरह के विचारों को कांग्रेस ने जगह दी अपने सरकार में। जब जो कि नहीं जीते थे उनको भी जितवा के लाया, जो जीते हुए थे लेकिन पार्टी में नहीं थे उनको भी ला करके विपक्ष के लोगों को भी जगह दी, ताकि एक सम्मिलित विचारधारा डेवलप हो सके और पॉजिटिव और कंक्रीट काम हो सके, जिसपे कांग्रेस का शुरू से विचार रहा है। और इसीलिए जब भी बात होती है, अभी अमित शाह जी बंगाल में बोल रहे थे कि कांग्रेस के टाइम में वहां बंगाल का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट था, अभी वही बोल रहे थे, तो सर्टिफिकेट भी वही देते हैं, रद्द भी वही करते हैं। और जो भी आज बेच रहे हैं ये इसी कांग्रेस की बनाई हुई चीजें हैं, इसी कांग्रेस की देन है। और रही बात इलेक्शन कमीशन की और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे राहुल जी, तो मैं बहुत ज्यादा बातें तो नहीं, बस एक एग्जांपल आपको दे के बताना चाहता हूं कि गया डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने 35,016 डुप्लीकेट वोटर के नाम विद प्रूफ दिए थे इलेक्शन में। SIR के जब ड्राफ्ट लागू हुआ था उसके बाद ऑब्जेक्शन रेज किया था, 200 से 250 नाम उसमें से हटाए गए, बाकी सारे मौजूद हैं। और ये तख्त और लेटर कांग्रेस का और सारे सबूत DM ऑफिस और इलेक्शन कार्यालय में आज भी मौजूद है, और जो हटाए और जो मौजूद है वोटर लिस्ट वो भी मौजूद है। तो इलेक्शन कमीशन तो हमारा कुछ सुन ही नहीं रहा, ये सच्चाई है। और उसके पीछे सबसे बड़ी बात है
कि इलेक्शन कमीशन के चुनाव का जो प्रतिक्रिया बदली गई, उसमें जो पीएमओ का दबदबा बनाया गया और पीएमओ का डिसीजन उसमें चलेगा ऐसा किया गया, सुप्रीम कोर्ट के की चीफ जस्टिस को हटाया गया, उसके वजह से ये चीज हुई। और दूसरा ये हुआ कि कानून में बदलाव कर करके इम्यूनिटी दे दी ठीक गई चुनाव ठीक है आयोग को खालिद जी, कि वो कुछ भी ज्यादा कर डिटेल देगा, में नहीं उसके क्योंकि ऊपर न टॉपिक कोई नहीं है केस वो हो हमारा। सकता है न कुछ, ठीक है, उसका बात समझ। नाजायज फायदा उठाया जा रहा है और ये हाँ पब्लिक भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं हाँ और इसका ठीक है, रिजल्ट पे असर भी पड़ रहा है। ठीक है। राहुल जी, इनका कहना है कि आज के दौर में गठबंधन वक्त की मांग है, एनडीए भी करती है, बीजेपी भी हिम्मत नहीं कर पाई कहीं अकेले लड़ने की, तो हमने भी गठबंधन किया, इसमें क्या हर्ज है? देखिए फिरोज भाई, गठबंधन हम्म करना और हम्म चीजों को लेकर चलना, हम्म उसके लिए एक रणनीति तैयार की जाती है। हम्म गठबंधन धर्म सबसे पहले किसी ने सिखाया तो वो एनडीए ने ही सिखाया। अटल जी ने ही छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर सबसे पहले गठबंधन का पाठ पढ़ाया था, उसके बाद हम्म यूपीए ने भी किया। हम्म ठीक। और उसके बाद जब हम्म 2024 में जब चुनाव हुए थे, अभी जैसे कि खालिद हम्म भाई ने कहा कि हम्म आप तो वोट चोरी कर सरकार बना लेते हैं, तो जिसका हम्म लक्ष्य 400 पार था वो तो 240 में सिमट गई। वो तो 240 में सिमट गई, उसको तो बहुमत भी नहीं आया। हम्म लेकिन फिर भी अगर नजरें बदलेंगे तो नजारे बदलते नजर आएंगे। और मुझे लगता है कि जो गठबंधन लोग करते हैं, उस हम्म गठबंधन में एक आपसी सहमति और एक रणनीति बनती है। हम्म उस रणनीति के तहत अगर हम बात करें तो अगर चीजों को रखते हैं तो सफलता मिलती है, जैसे कि बिहार चुनाव में देखने को मिला और जैसे कि केरला में देखने को मिला। हम्म केरला में सबसे ज्यादा आबादी किस समाज की आती है, ये आपसे छुपा नहीं है। हम्म लेकिन वहां भी अगर एनडीए जीत पा रही है, बीजेपी अगर जीत पा रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी रणनीति में सुधार है। यहाँ हम्म एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा। हम्म आपको याद होगा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी, 140 वर्ष पुरानी पार्टी है। हम्म उसका अगर मन इंग्लिस्तानी होगा तो दिल हिंदुस्तानी नहीं होगा। उसके हम्म पीछे का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। कांग्रेस की स्थापना करने वाले लोग इंग्लिस्तानी थे, हम्म अंग्रेजों ने उसकी स्थापना की थी। और जब G20 सम्मेलन जब हुआ था, और जब G20 के नेताओं ने जब आपको आईना दिखाने का प्रयास किया था और कहा था कि इस नेतृत्व को हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम्म आपने सबको साइड कर दिया। जब हम्म हम्म दिग्विजय सिंह ने भी जब आईना दिखाने का प्रयास किया, तो राहुल गांधी जी ने क्या हम्म कहा? राहुल गांधी जी ने उनको पकड़ा और कहा कि कल आपने एक बदमाशी की थी। हम्म आपको आपको ये समझ में आता है कि हम्म बदमाशी की थी का क्या मतलब है? हम्म बदमाशी की थी, बदमाशी की थी। अरे आप हम्म उस चीज को सुधार कर सकते हैं, आप उस चीज हम्म को सुधार नहीं कर रहे हैं और आप हल्का में लेकर आप चीजों को निकलते हैं, तो आप हम्म क्यों नहीं हारेंगे हर जगह? आपको हम्म हारना पड़ेगा, आपको हम्म जनता रिजेक्ट कर दिया करेगी। तो ये कांग्रेस को आज आप अपने में स्वयं मंथन करने की आवश्यकता है चलिए, कि मंथन आज वो करके, किस अब मैदान समय की पर खड़े। कमी है राहुल जी, समय की कमी है, क्लोजिंग कमेंट लेंगे खालिद जी। क्या आने वाले दिनों में कोई स्ट्रांग डिसीजन पार्टी आला कमान के तरफ से ली जाएगी, कार्यकर्ताओं की भावनाओं निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कोई कड़ा फैसला? देखिए, पार्टी की जो उच्च स्तरीय समिति और ऊपर के लोग होते हैं और हम्म कार्यकर्ता के बीच में परस्पर संवाद ऊपर से नीचे और हम्म नीचे से ऊपर चलता रहता है। हम्म और जो भी डिसीजन हम लोगों की जो फीलिंग्स होती हैं, जो हम लोगों की जरूरत, जो हम लोग महसूस करते हैं एज ए हम्म कार्यकर्ता, वो सारी हम्म चीजों से अपने आला कमान को या ऊपर के जो भी शीर्ष हम्म नेतृत्व हैं उसको हम लोग बताते हैं। और हमारे जैसे करोड़ों कार्यकर्ता बताते हैं, उन सारे में से जो बेहतर होता है उस पर हम्म डिसीजन लिया जाता है और जो भी हम्म डिसीजन लिया जाता है हमारे लिए सर आंखों पे होता है और हम उसको लेके चलते हैं। आला कमान या वो शीर्ष नेतृत्व, हमारा जो भी आप कहिए, जो भी डिसीजन लेगी, सारा का सारा कांग्रेस का कार्यकर्ता उसके साथ है। और रही बात राहुल जी, एक बात और बार बार दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट का कर रहे थे, तो दिग्विजय सिंह के ऐसे लाखों ट्वीट पड़े हुए हैं जिसपे आपने पता नहीं कितने पुतले उनके जलाए हैं। तो उनकी बात आप मत कीजिए, कल वो दूसरा ट्वीट आ जाएगा। और फिर तीसरी बात, दिग्विजय सिंह को राहुल जी ने क्या कहा ये बता रहे थे, मुझे तो लाल कृष्ण आडवाणी जी नजर आ रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी नजर आ रहे हैं। क्या कौन सा वो समिति बनाया था उन लोगों को, मार्गदर्शन समिति में भेज करके उनका कभी मार्गदर्शन नहीं लिया गया। और सच्चाई ये है कि बिहार के भाजपा से लेके केंद्रीय भाजपा तक में कोई भी आदमी अगर
आज की जो भाजपा की सशक्त नेतृत्व है उसके खिलाफ बोलने का सोच भी नहीं सकता। अगर कुछ बोलेगा या डिसीजन पे उंगली उठाएगा तो शायद उसको नजर आना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी स्वामी जी हमारे जो उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था, 1 मिनट बस क्लोज कर रहा हूँ, स्वामी जी ने हमारे ट्वीट कर दिया था कि ऐसा ऐसा करना चाहिए स्ट्रीम फाइल के बारे में। उसके बाद न स्वामी जी का ट्वीट भी डिलीट कराया गया और उनको गायब कराया गया। हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी के क्या हालात हुए सारे लोगों ने देख लिया। तो ये सब तो हो रहा है और हम लोग देख रहे हैं। अब ये बात है कि आपने जीत हासिल कर ली, एन करकेन परकेन जिस तरह से भी कर ली, तो आप अपने जो भी बोलेंगे हम सुनेंगे। और जीत के साथ सारी कहानियां होती हैं, हार का कोई माँ बाप नहीं। ठीक है राहुल जी, क्लोजिंग कमेंट आखिरी। राहुल जी शायद ऑडियो में प्रॉब्लम आपका हो गया, ऑडियो हमें नहीं मिल पा रही है, 1 मिनट चेक कर लेंगे। आवाज जा रही है मेरी? आवाज जा रही है? अब आ गई, ठीक है, 30 सेकंड में जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहिए, क्योंकि आप मुख्य विपक्षी दल है हमारे साथ। लेकिन आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए कि आखिर आपकी कमजोर स्थिति क्यों है और जनता आपको क्यों नकार रही है। अगर आपको जो आईना दिखाने वाले लोग हैं, उस आईने में अगर आप अपना चेहरा देखना पसंद करते हैं तो शीशे को साफ करना आपके लिए आवश्यक है। चलिए ठीक है, तो खालिद अमीन जी और राहुल आनंद जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्लियर है, इलेक्शन कमीशन का जब तक साया आपके सर पे है, इस तरह की स्थिति आप रहते रहेंगे और इस तरह की बातें बोलते रहेंगे। जिस दिन वो साया हटेगा उसके बाद आप कहेंगे। वक्त की कमी है, तो खालिद अमीन जी और राहुल आनंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान का बयान आया है, उसके बाद देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में कांग्रेस अब अपने नेताओं की, कार्यकर्ताओं की सजेशन पे किस तरह की कदम उठाती है, ये देखते हैं। फिलहाल NBC 24 पर इतना ही। आप बने रहिए लगातार NBC 24 पर, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ रुकता नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।